मिर्जापुर गांव में दो सहेलियां रहती थीं, माला और निशा। दोनों को ही सजने संवरने का बहुत शौक था, लेकिन फिर भी दोनों में काफी अंतर था। अरे ये क्या कर रही है तू? मुझे दिखा, क्या चला गया तेरी आंख में? हाँ ला, मैं निकाल देती हूँ। ओहो, तू भी ना सच में हमेशा गंवार ही रहेगी। अरे पागल, मेरी आंख बिल्कुल ठीक है। मैं तो ये नकली पलके लगा रही थी। हैं? नकली पलके? जरा दिखा तो। निशा के कहने पर माला ने उसे नकली पलके दिखाई, जिन्हें देखकर निशा हैरान रह गई। और फिर अच्छी हैं, लेकिन तेरी आंखों पर अच्छी नहीं लग रही। साफ पता लग रहा है कि नकली हैं। तो चुप कर, तुझे क्या पता क्या अच्छा है और क्या नहीं? तुझे मेकअप के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा, शहर में अपनी मौसी के यहाँ कुछ महीने क्या रह आई, तुझे बड़ा सहूर आ गया। और नहीं तो क्या, मौसी जी के यहाँ मैंने 3 महीने का प्रोफेशनल कोर्स किया है और सब कुछ सीख कर आई हूं। मैंने तो सोच लिया है अब तो मैं शहर में ही रहूंगी और वहीं पर अपना सैलून खोलूंगी। क्या खोलेगी वहां पर? सैलून। अरे महंगे और अच्छे ब्यूटी पार्लर को सैलून ही कहते हैं। तुझे पता है वहां एक बार का मेकअप करने के पूरे 5,000 रुपए लगते हैं। अरे बाप रे, इतने में तो मेरा सालों के मेकअप का खर्चा निकल आएगा। हाँ तभी तो कह रही हूँ कि तुझे कुछ नहीं पता। अरे महंगे सैलून तुझ जैसे गरीबों के लिए नहीं होते, वहां वही लोग आते हैं जिनकी जेब में पैसों की कमी नहीं होती। अच्छा, वैसे मैंने भी तेरे जाने के बाद बहुत कुछ सीखा है, कुछ इंटरनेट से और कुछ अपनी दादी से। पता है उन्होंने मुझे आयुर्वेद के बहुत सारे ऐसे नुस्खे बताए हैं जिनसे बहुत ही कम खर्च में हम अपनी त्वचा और बालों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। बताऊं तुझे? सुन। एक मिनट, मुझे तेरी दादी का ज्ञान नहीं चाहिए और मेरी स्किन और बाल वो भी बहुत अच्छे हैं। इतना कहकर माला वहां से चली गई। दरअसल माला और निशा के परिवारों की माली हालत में काफी अंतर था और जैसे जैसे दोनों बड़ी हो रही थी, इस बात का असर दोनों की दोस्ती पर भी पड़ रहा था। माला गांव के जमींदार की बेटी थी और शहर में उसके कई रिश्तेदार रहते थे। वो शहर जाकर हर बार कुछ न कुछ नया सीख कर आती थी और फिर निशा के सामने खूब डींगे मारा करती थी। और फिर एक दिन, माला फिर से सोच ले एक बार। इसमें सोचना क्या है? मेरे पापा मेरे सैलून के लिए दिल खोलकर खर्च कर रहे हैं। तू देखना, बस 1 साल के अंदर शहर में ब्रांड बन जाएगा मेरा सैलून। लेकिन तूने तो मेरे साथ मिलकर यहाँ गांव में ब्यूटी पार्लर खोलने का वादा किया था। अरे वो तो बचपने में बोल दिया था मैंने। देख निशा, मेरे सपने बड़े हैं जिन्हें मैं यहाँ गांव में रहकर नहीं मारना चाहती। बाकी तू चाहे तो शहर आकर मेरे सैलून में काम कर सकती है, लेकिन उसके लिए पहले तुझे ट्रेनिंग लेनी होगी, वो भी कम से कम 6 महीनों की। नहीं, रहने दे, मैं यहीं गांव में ठीक हूँ। तू अपने सपने पूरे कर और मैं जो करना चाहती हूँ मैं वो करूंगी। निशा की बात पर माला ऐसे मुस्कुराई मानो उसे निशा पर बहुत तरस आ रहा हो। इसके बाद माला हमेशा के लिए शहर चली गई और वहां अपने पिता के पैसों से उसने एक बहुत बड़ा और मॉडर्न सैलून खोला और महंगे स्टाइलिस्ट भी उसने हायर कर लिए थे। माला बहुत खुश थी। शुरुआत में ही उसके कई रेगुलर कस्टमर बन गए। माला का सैलून बढ़िया कमाई करने लगा। लेकिन फिर एक दिन, मैडम आप इतना पैनिक क्यों कर रही हैं? हम ठीक कर देंगे इसे। क्या ठीक करोगी तुम? कल मेरी सगाई है और देखो क्या किया तुम्हारे स्टाफ ने। तुम्हारा ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका है और इसी से मेरा चेहरा खराब हुआ है। पिछले 1 घंटे से तुम्हारे लोग ना जाने क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मेरे चेहरे पर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन तुम ये मत सोचना कि ये सब करके तुम बच जाओगी। मैं तुम्हारे सैलून को 0 रेटिंग दूंगी। सोशल मीडिया पर मेरी पोस्ट तुम्हें बर्बाद करने के लिए काफी होगी। आई प्रॉमिस यू। उस नाराज कस्टमर ने वाकई सोशल मीडिया पर माला के सैलून की बहुत बुराई की, जिसका सीधा असर माला के सैलून की इमेज पर पड़ा और उसके कस्टमर्स कम होते चले गए। हालत ये हो गई कि कुछ ही महीनों में माला का सैलून बंद होने की कगार पर पहुंच गया। फिर अचानक एक दिन माला ने अपनी उसी पुरानी कस्टमर की सगाई की फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर देखी और फिर, अरे इसकी सगाई तो 1 दिन बाद ही थी, लेकिन इसका चेहरा तो बिल्कुल ठीक दिख रहा है। लेकिन ये हुआ कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए माला ने फौरन अपने उस कस्टमर को फोन लगाया और फिर उसे जो पता चला उसे सुनकर उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। माला की वो पुरानी कस्टमर अब किसी और की रेगुलर कस्टमर थी। ये एक नया सैलून था जो बहुत बड़ा और मॉडर्न तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसके पास कस्टमर्स की कमी नहीं थी। और सबसे खास बात, ये नया सैलून शहर में भी नहीं था। ये माला की बचपन की सहेली निशा ही थी, जो अपनी दादी से मिले आयुर्वेद के ज्ञान का इस्तेमाल करके लोगों को न सिर्फ खूबसूरत बना रही थी, बल्कि उनकी परेशानियां भी दूर कर रही थी, वो भी बहुत कम खर्च में। निशा का मामूली और सस्ता सा सैलून अब शहर की हर गली तक फेमस हो चुका था। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस 1-2 दिन और, फिर ये दाग भी चले जाएंगे। थैंक्स अ लॉट। सच में आपके बारे में जो सुना था वो बिल्कुल सच ही पाया। निशा की टक्कर में कोई नहीं था,
लेकिन फिर भी उसे जरा भी घमंड नहीं था। दूसरी तरफ माला का घमंड भी अब चकनाचूर हो चुका था। वो निशा की दहलीज पर खड़ी थी, लेकिन अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। और फिर, अरे माला, तू बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आ। कितने दिनों बाद देखा तुझे। और सुना, कैसा चल रहा है सब? सब खत्म हो गया निशा। मेरा सलून बंद हो गया। मुझे समझ आ गया कि सलून चलाने के लिए अमीर होने से ज्यादा हुनरमंद और समझदार होना जरूरी है, जो मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन तेरे लिए मैं बहुत खुश हूँ। तूने वाकई कमाल कर दिया। ये कमाल मेरा नहीं, बल्कि मेरी दादी के आयुर्वेद का है। बोल, आज तो सुनेगी ना उनके नुस्खे, क्योंकि यहाँ बहुत प्रेशर है। जल्दी से सब कुछ सीख ले और फिर लग जा मेरे साथ काम पर। जड़ी बूटी ले लो, बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी, सिर्फ 5 रुपए में। बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ 5 रुपए में? जरा देखो तो। सुधा को अपने बाल बढ़ाने थे, उसके लिए अब वो कुछ भी कर सकती थी। उसने बूढ़े आदमी से जड़ी बूटी खरीद ली। उस आदमी ने कहा, इस जड़ी बूटी को जोर जोर से पीसना, पीसने से तेल निकलेगा। उस तेल को सोने से पहले अपने बालों पे लगाना। जड़ी बूटी लेकर सुधा घर चली गई। तभी सुधा जड़ी बूटी पीस कर तेल निकालकर और उसे अपने सर पर लगाकर सो गई। और अगले दिन सुबह नींद से उठने के बाद उसने देखा उसके सर पर जितने भी बाल थे वो सब झड़ गए हैं। सुधा ये विश्वास नहीं कर पा रही थी। कहते हैं लड़कियां लंबे बालों में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन सुधा के बाल बचपन से ही छोटे थे। उसके बाल बढ़ते ही नहीं थे। ऊपर से वो सांवली भी थी और दूसरी ओर उसकी बहन राधा के लंबे और घने बाल थे और राधा गोरी भी थी। इसीलिए राधा बचपन में हमेशा सुधा को चिढ़ाती थी, तू तो मेरी सगी बहन नहीं है, तुझे तो माँ और पापा रास्ते से उठाकर लाए थे, नहीं तो तू इतनी बदसूरत कैसे है। ये सुनकर सुधा हमेशा रोती थी। माँ पापा देखो ना राधा क्या बोल रही है, माँ पापा देखो ना। राधा और सुधा की माँ शमिता कहती थी, रो क्यों रही है सुधा, राधा ने कुछ गलत तो नहीं कहा। तू बदसूरत है, तेरे सर पर बाल भी नहीं है, मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए थी। सुधा का पिता भी उससे प्यार नहीं करता था। सुधा को हमेशा हर किसी से नफरत ही मिलती थी। ऐसे ही बड़ी हुई सुधा। हर रोज वो रात को रोती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भगवान कुछ चमत्कार करवा दीजिए, मेरे पैर तक लंबे बाल उगा दीजिए, प्लीज भगवान प्लीज। और इसी तरह सुधा और राधा दोनों जवान हो गई। आज सुधा को लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं। सुधा आईने के सामने बैठकर तैयार हो रही है। उसके सर पर अभी भी ज्यादा बाल नहीं है। वो आईने में अपने आप को देख ही रही थी कि तभी उसकी माँ आ गई और ताने मारना शुरू कर दिया, यहाँ ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, जल्दी जल्दी करो, नहीं तो ये लड़का भी हाथ से चला जाएगा। वहां राधा आ गई और बोली, माँ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझसे पहले इस भूतनी की शादी क्यों करवाना चाहती हो। राधा बेटी, इस भूतनी को तो पहले विदा करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में कौन इससे शादी करेगा। एक बार बस ये सर से उतर जाए, उसके बाद मैं तेरे लिए बहुत अमीर और अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगी। माँ आप सभी मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। तेरे सर पर बाल नहीं है सुधा, तू बदसूरत है बदसूरत, तू मेरी बहन कहलाने के लायक नहीं है। थू। सुधा रोने लगी। वो पूरी जिंदगी रोती ही आई है। अविनाश नाम का लड़का सुधा को देखने के लिए आया। शमिता के कहने पर राधा अपने कमरे में ही बैठी हुई थी, क्योंकि शमिता ने उससे कहा था, बेटी तू कमरे के अंदर ही रहना, नहीं तो लड़के वाले सुधा से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। खैर अविनाश के साथ सुधा का रिश्ता तय हो गया, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा दहेज देना पड़ा। उस बात को लेकर भी शमिता सुधा को ताने मारने लगी। सुधा मन ही मन सोचने लगी, अपने घर में तो मुझे शांति नहीं मिली, शायद ससुराल में जाकर मैं खुश रहूंगी। सुधा की शादी हो गई और शादी वाले दिन ही अविनाश ने राधा को पहली बार देखा और देखते ही उसके प्यार में पड़ गया। यार मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा, कितनी गोरी है ये, कितने लंबे बाल हैं इसके। इससे पहले मिल लेता तो मुझे इस भूतनी से शादी नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। सुधा अविनाश के साथ ससुराल चली गई और ससुराल पहुंचते ही सुधा की सास विमला ने सुधा को 1000 काम थमा दिए। रसोई जाओ और सारे बर्तन मांजो, उसके बाद खाना बनाओ और उसके बाद पूरा घर साफ करो। मत भूलना कि तुम्हें इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ काम करवाने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है माँ जी, नहीं भूलूंगी। सुधा बिना थके काम करने लगी। उसकी सास और उसका पति उसके छोटे छोटे बालों को लेकर मजाक उड़ाने लगे। तुम्हारे बाल तो मुझसे भी छोटे हैं सुधा। ये तो पूरी नौकरानी लग रही है। हाँ हाँ, मुफ्त की नौकरी। अविनाश मजाक उड़ाता ही गया और एक दिन उसके साथ राधा की मुलाकात हो गई। राधा को अपने लंबे बालों को लेकर बहुत अहंकार था।
वो सुंदर भी थी। अविनाश को उससे प्यार हो गया और राधा भी अविनाश को पसंद करने लगी और एक दिन अविनाश और राधा ने शादी कर ली। राधा अविनाश के घर चली आई। ये देखकर सुधा को जैसे सदमा लग गया। राधा, राधा तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तूने मेरे पति से शादी कर ली। चुप रह, समझी ना? अविनाश तो तुझसे प्यार भी नहीं करता है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। हाँ हाँ, ऐसे बिना बाल की औरत से कौन प्यार करेगा? मुझे तो लंबे बालों वाली लड़कियां पसंद है। सुधा बस अकेली चुपके से रोती रही। अगले दिन वो बाजार गई और देखा एक बूढ़ा आदमी जड़ी बूटी बेच रहे हैं। जड़ी बूटी ले लो, बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ 5 रुपए में। बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ 5 रुपए में? जरा देखो तो। सुधा को अपने बाल बढ़ाने थे, उसके लिए अब वो कुछ भी कर सकती थी। उसने बूढ़े आदमी से जड़ी बूटी खरीद ली। उस आदमी ने कहा, इस जड़ी बूटी को जोर जोर से पीसना, पीसने से तेल निकलेगा। उस तेल को सोने से पहले अपने बालों पे लगाना। जड़ी बूटी लेकर सुधा घर चली गई। रात को सभी सो गए और तभी सुधा ने जड़ी बूटी पीसकर तेल निकाला और उसे अपने सिर पर लगाकर सो गई। और अगले दिन सुबह नींद से उठने के बाद उसने देखा उसके सर पर जितने भी बाल थे वो सब झड़ गए हैं। सुधा को जोर से रोना आ गया। ये क्या हो गया? मेरे सारे बाल झड़ गए, अब मैं क्या करूं? सुधा जोर जोर से रोने लगी और उसे इस हालत में अविनाश, विमला और राधा ने देख लिया। ये क्या, तू पूरी तरह से गंजी हो गई? छी, मैं देख नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी तरफ, मुझे उल्टी आ रही है। सुधा, तुम निकलो यहाँ से। यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम इस घर में रहोगी तो इस घर का नाम बदनाम होगा। सभी ने मिलकर सुधा को घर से निकाल दिया। सुधा रोती हुई एक जंगल में चली गई। जंगल में वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। उसी पेड़ पर एक पंछी रहती थी। उसने सुधा को रोते हुए देखकर कहा, तुम रो क्यों रही हो? सुधा ने उस पंछी को सब कुछ बताया। रो मत, ज्यादातर इंसान बुरे होते हैं, इसीलिए तो हम जंगल में रहते हैं। इस जंगल में सब कुछ है, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है यहाँ। एक फल है, उसका रस निकालकर सर पर लगाने से बाल बड़े हो सकते हैं। सच? कहाँ मिलेगा मुझे वो फल? मैं लाती हूँ। उस पंछी ने कुछ ही देर में सुधा को फल ला कर दिया। उस फल का रस निकालकर सुधा ने सर पर लगाया और उसके बाल उगने लगे। उसके बाल सर से पैर तक आ गए, काले लंबे घने बाल, ठीक जैसा सुधा चाहती थी। सुधा ने पंछी से कहा, अच्छी पंछी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस फल का रस लड़कियों को बेचना चाहती हूँ, उन लड़कियों को जिनके बाल नहीं उगते, ताकि उन्हें भी मेरी तरह परेशानियों का सामना न करना पड़े। सुधा जंगल से निकलकर फल का रस बेचने लगी और एक दिन उसे अविनाश और राधा ने देख लिया। तुम सुधा हो ना? हाँ, क्यों? अरे वाह, तुम्हारे इतने लंबे बाल कैसे हो गए? इस फल का रस निकालकर सर पर लगाने से। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या तुम मेरे साथ घर आना चाहोगी? ये सब देख और सुनकर राधा को जलन हो रही थी। उसने फल का रस लिया और पूरी बोतल अपने सर पर डाल दी, लेकिन उससे असर उल्टा हो गया। उसके सारे बाल झड़ गए और वो गंजी हो गई। ये क्या हुआ मेरे साथ? मैं गंजी हो गई। बहुत अच्छा हुआ, यही लालच का नतीजा है। बचपन से आज तक तूने मुझे चैन से जीने नहीं दिया, अब देख कैसा लगता है। और हाँ विनाश, मैं फालतू लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, तुम रहो अपनी पत्नी के साथ। राधा का अहंकार मिट्टी में मिल गया। अविनाश को भी गंजी राधा के साथ ही रहना पड़ा और फल का रस बेचकर सुधा बहुत अमीर बन गई। चारों तरफ उसके बाल के चर्चे होने लगे और वो खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी। Best buddies. Hello friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।